नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे 5000 साल पुराने ग्रंथ को देखने वाले हैं जो असल में मॉडर्न लीडरशिप और क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मास्टर क्लास है। अक्सर हम ऐतिहासिक कथाओं को सिर्फ अतीत का हिस्सा मान लेते हैं, है ना? लेकिन भगवद गीता का पहला अध्याय ये सिर्फ एक युद्ध का वर्णन नहीं है। ये भारी दबाव के बीच इंसानी दिमाग, हमारी संवाद शैली और कूटनीति की एक बहुत ही गहरी स्टडी है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनाई गई वो कूटनीति आज के हमारे कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में कैसे एकदम फिट बैठती है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक लीडर को क्या करना चाहिए जब उसके ही शब्द अनजाने में उसकी अपनी टीम का मनोबल गिरा दें। शब्दों में बहुत ताकत होती है और एक बार जो मुंह से निकल गया सो निकल गया, उसे वापस लेना तो नामुमकिन है। ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसका सामना बड़े बड़े लीडर्स अक्सर करते हैं, जहां जरा सी चूक पूरी टीम का कॉन्फिडेंस हिला के रख सकती है। इसी हाई स्टेक्स टेंशन को हम आज ब्रेक डाउन करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के इस विशाल मैदान को अगर आज के दौर के एक बहुत ही हाई स्ट्रेस कॉर्पोरेट बोर्डरूम की तरह देखा जाए तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ दांव पर सिर्फ एक दो प्रोजेक्ट्स नहीं लगे हैं, यहाँ पूरा साम्राज्य और जिंदगियां दांव पर हैं। यहाँ जो अचानक से एक टेंशन बढ़ती है ना, वो दरअसल दुर्योधन की छोटी सी चूक का नतीजा है। श्लोक 7 से ठीक पहले हुआ ये था कि दुर्योधन ने अपने सेनापति द्रोणाचार्य के सामने विरोधी पांडव सेना की ताकत और उनकी व्यू रचना के बारे में कुछ सादा ही बात कर ली थी। और बोलते बोलते अचानक उसे ये रियलाइज होता है कि अरे, दुश्मन की इतनी तारीफ करने से तो अपनी ही सेना में पैनिक फैल सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने गलती से किसी बहुत ही सेंसिटिव ऑफिस ईमेल पर रिप्लाई ऑल दबा दिया हो और अब आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी टीम के सामने कॉम्पिटिटर की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो सकता है। और बस यहीं पर वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलता है। श्लोक 7 में दुर्योधन जो नैरेटिव शिफ्ट करता है वो वाकई देखने लायक है। दुर्योधन अपनी इस गलती को सुधारने के लिए एक बहुत ही शानदार डिप्लोमेटिक कदम उठाता है। यहाँ एक नॉर्मल सी बातचीत अचानक से एक सोचे समझे नैरेटिव कंट्रोल में बदल जाती है। ध्यान भटकाना और बातचीत की कमान वापस अपने हाथ में लेना, यही तो कूटनीति का असली रूप है। एक तरफ जहां पहले दुश्मन सेना की तारीफ हो रही थी जिससे नेगेटिविटी आ सकती थी, वहीं अब अचानक सारा फोकस अपने खुद के कमांडर्स पर यानी अपनी टीम की ताकत पर शिफ्ट कर दिया जाता है। मकसद बिल्कुल साफ है, टीम का मोराल किसी भी कीमत पर गिरना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही क्विक और शार्प बदलाव है जो सिर्फ और सिर्फ टीम के गिरते हुए कॉन्फिडेंस को वापस उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। संस्कृत के इन दो खास शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये दुर्योधन की इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। पहला शब्द है द्विजोत्तम, यानी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। दुर्योधन द्रोणाचार्य को इस उपाधि से बुलाता है। अब ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये द्रोणाचार्य को उनके ऊंचे दर्जे की याद दिलाने और उन्हें अपने फेवर में करने का एक बहुत ही चतुर तरीका है। और फिर इस्तेमाल होता है मम सैन्य, यानी मेरी सेना। यह अपनी टीम के कमांडर्स की महानता को हाईलाइट करने और एक ओनरशिप की भावना जगाने का बहुत ही असरदार तरीका है, ताकि पूरा का पूरा फोकस वापस अपनी ताकत पर आ जाए। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? क्यों एक लीडर को अपनी ही टीम के साथ ये पूरा मनोवैज्ञानिक खेल खेलना पड़ता है? क्योंकि एक लीडर जो भी शब्द चुनता है उसके पीछे हमेशा एक गहरी वजह छिपी होती है। टीम का स्पिरिट बनाए रखना लीडर का सबसे क्रिटिकल काम है, क्योंकि अगर मनोबल ही नहीं होगा तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी हार सकती है। इस श्लोक में कूटनीति या डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ मीठा बोलना या पोलाइट होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है अपने खुद के अंदर के डर को, उस टेंशन को छुपा लेना ताकि टीम का ध्यान भटके और रैंक्स के बीच डर ना फैले। दुर्योधन अंदर से डरा हुआ था, घबराया हुआ था, लेकिन उसने उस घबराहट को अपने चेहरे या शब्दों में झलकने तक नहीं दिया। टीम को एकजुट रखने के लिए यह कूटनीति एक सर्वाइवल टूल बन जाती है। और ये पूरी सिचुएशन हमें ये दिखाती है कि एक क्राइसिस के दौरान लीडर का दिमाग कितनी तेजी से चलता है। ये 3 कदम बिल्कुल एक के बाद एक होते हैं। पहला, तुरंत ये रियलाइज करना कि कुछ गलत बोल दिया गया है। दूसरा, अपने अंदर की उस घबराहट पर तुरंत पर्दा डालना। और तीसरा, बातचीत को इस तरह घुमाना कि टीम में वापस जोश भर जाए। एक सक्सेसफुल लीडर को सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बस यूं पलक झपकते ही बदलना पड़ता है। और मजे की बात तो ये है कि ये जो लीडरशिप के नियम हैं, ये किसी एक दौर या एक जगह तक सीमित नहीं है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल हैं। हजारों साल पहले उस युद्ध के मैदान में जो तकनीकें इस्तेमाल हुईं, वो आज के मॉडर्न ऑफिस, बोर्डरूम्स और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं। लीडरशिप का अरीना चाहे जो भी हो, चाहे वो आपका परिवार हो, कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी हो, समाज हो या पूरा देश हो, लीडर्स को हमेशा ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
हर जगह अपनी टीम का मोराल बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। एक पेरेंट भी तो बच्चों से अपनी फाइनेंशियल टेंशन छुपाता है ना। एक मैनेजर अपनी टीम को टॉप मैनेजमेंट के प्रेशर से बचाता है। ये सभी तो दुर्योधन की तरह ही अपनी आंतरिक घबराहट को छुपाकर अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो लीडरशिप का असली बोझ क्या है? वो है डर को एब्जॉर्ब कर लेना। एक बेहतरीन लीडर हमेशा एक स्पंज की तरह काम करता है। वो अपनी टीम का सारा स्ट्रेस, डर और अनिश्चितता खुद सोख लेता है, ताकि पूरी टीम फोकस्ड, रिलैक्स्ड और एम्पावर्ड महसूस करे। अगर लीडर ही अपना डर दिखा दे तो टीम पूरी तरह से बिखर जाएगी। दुर्योधन ने कूटनीति का इस्तेमाल करके अपने और अपनी सेना के बीच एक साइकोलॉजिकल शील्ड बनाने की ठीक यही कोशिश की थी। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब आपको अपनी टीम को किसी क्राइसिस से बाहर निकालना हो तो फुल ट्रांसपेरेंसी यानी पूरी पारदर्शिता और जरूरी कूटनीति के बीच की वो लाइन आखिर कहां ड्रॉ की जाए? क्या एक लीडर को हमेशा अपनी टीम को सब कुछ सच बता देना चाहिए, भले ही उससे टीम में पैनिक फैल जाए, या फिर टीम का मोराल बनाए रखने के लिए कुछ बातें छुपा लेना और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना ही बेहतर है? इसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर लीडर को गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।